हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कल अपन ने वीएससी फाइनल ईयर के अंदर लास्ट क्लास में एक्सेलरेटर पढ़ रहे थे और उसमें अब मैंने आपको प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बताया था। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन ऐसी एक मशीन होती है, ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा प्रोटॉनों को क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। वो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के ही सिद्धांत पर वर्क करता है, कला स्थायित्व पर ये वर्क करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक होता है, लगभग 2000 गुना भारी होता है। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण इसमें कुछ परिवर्तन, दो परिवर्तन जो मैंने आपको बता दिए, किए जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की परिभाषा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है। इसका गणितीय विश्लेषण मैं आपको बताने वाला था, आज का मैथमेटिकल एनालिसिस। गणितीय विश्लेषण मतलब इसके मैथमेटिकल एनालिसिस में अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति और उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसमें ज्ञात करेंगे प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति एवं उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, इसका अपन मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसकी घूर्णन आवृत्ति की बात करेंगे बच्चों। तो घूर्णन आवृत्ति के लिए मैंने बताया था कि इसमें प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में क्या होते हैं? 4 तो वृत्ताकार खंड होते हैं और 4 सीधे खंड होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? एक R0 त्रिज्या के स्थायी वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर यह जो डफनेट आकृति का है उसके अंदर R0 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में प्रोटॉन चक्कर लगाता है। तो R0 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में, R0 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति कैसे निकालेंगे बच्चों? वही अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान होगा? चुंबकीय क्षेत्र से, यानी mv²/r बराबर क्या होगा? QVV। सीधा लिख दूं मैं, घूर्णन आवृत्ति v/r निकाल लेंगे अपन, ओमेगा v/r mv²/r। देखो कैसे, घूर्णन आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होगा? इसका मान अपन निकालेंगे तो घूर्णन आवृत्ति ओमेगा बराबर होगा QV/m, QV/m यही होगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ इसका EV/m। Q की जगह आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनात्मक आवेश होगा V/m। कैसे निकाला? चूंकि mv²/r बराबर QVV यही होता है बच्चों। तो इससे आप निकालोगे क्या? V/r बराबर ओमेगा बराबर QV/m। इससे मैंने ये सीधा लिख दिया, ओमेगा घूर्णन आवृत्ति QV/m बराबर EV/m। ये क्या होगा? इसकी घूर्णन आवृत्ति होगी। इससे बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करें अपन, इसकी घूर्णन आवृत्ति की बात करें, इससे ओमेगा का मान आ गया कितना? QV/m बराबर EV/m। अतः f आवृत्ति f बराबर कितनी होती है? घूर्णन आवृत्ति अपॉन 2π के बराबर, यानी ओमेगा/2π होता है या नहीं? यानी f बराबर होगा EV/2π इंटू m। ये होगा f बराबर EV/2π इंटू m। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? देखना, f बराबर EV/c²/2π mc²। ऊपर नीचे मैंने c² से क्या कर दिया? गुना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ m आ रहा है बच्चों और मैं इसे ऊर्जा के रूप में E बराबर mc², तो m के रूप में बनाना है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को ऊर्जा के रूप में बनाने के लिए क्या किया बच्चों? f बराबर EV/c²/2π mc²। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं अपन
ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ई। एफ का मान आ गया है, एफ बराबर ई वी सी स्क्वायर इंटू अपॉन 2 पाई ई। ठीक है, यहाँ बच्चों प्रोटॉन की कुल ऊर्जा क्या है यहाँ ई क्या है बच्चों, यहाँ ई प्रोटॉन की कुल ऊर्जा है। और ये किसके बराबर होगी बच्चों, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं बच्चों, ई बराबर एम सी स्क्वायर है प्रोटॉन की कुल ऊर्जा। ये किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर के रूप में, एम सी स्क्वायर बराबर k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होगा या नहीं, अपन ने लिखा है ई बराबर एम सी स्क्वायर बराबर k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से बच्चों ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम सी स्क्वायर तो है ही, उसकी जगह ई लिखा और ई की जगह k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपन इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ k क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा, और एम नॉट क्या है, इस एम नॉट इसका प्रारंभिक द्रव्यमान या नियत द्रव्यमान है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा बच्चों, ई बराबर एम सी स्क्वायर बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपन ने यहाँ पे लिख लिया है, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इससे देखना फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ई, और ई का मान क्या है बच्चों, k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 दे लेना, ये समीकरण 2 दे लेना, और ये समीकरण 3, और ये क्या आ गया समीकरण नंबर 4। ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन ने देखा कि जो अपन ने क्या लिया, डेफिनेट आकृति का प्रकोष्ठ लिया है, उसमें R0 त्रिज्या के 4 तो कैसे हैं बच्चों, 4 तो हैं उसमें वृत्तीय खंड, खंड मतलब क्वार्टर 1/4 भाग के। ठीक है, चारों मिलके क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और बच्चों एल लंबाई के 4 ही उसमें क्या लगे हुए हैं, सीधे खंड, 2 यूं और 2 यूं, 4 एल लंबाई के क्या लगे हुए हैं, सीधे खंड। तो R0 त्रिज्या का वो तो एक 4 खंडों से वृत्त बन जाएगा, और जो एल लंबाई के सीधे खंड हैं, 4 रेखिक खंड हैं, तो इनसे घूर्णन आवृत्ति पथ की लंबाई के अनुपात में क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण चूंकि इसमें कितने हैं बच्चों, 4 तो 4 वृत्तीय खंड एवं एल लंबाई के 4 सीधे खंड हैं, अतः इसकी जो आवृत्ति है वो किस अनुपात में, इसी अनुपात में क्या होगी, कम होगी। अतः आवृत्ति एफ बराबर क्या होगा, ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू परिधि कितनी होगी, 2 पाई R0 प्लस 2 पाई R0 प्लस एल लंबाई के 4 कितने हो गए, 4L। हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगी फिर इस अनुपात में, इसकी क्या होगी बच्चों, घूर्णन आवृत्ति पथ की लंबाई के अनुपात में क्या होगी, कम होगी। तो इससे क्या हो जाएगी, 2 पाई R0 अपॉन 2 पाई R0 प्लस 4L। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि घूर्णन आवृत्ति क्या होगी घूर्णन आवृत्ति पथ की लंबाई के अनुपात में
कम होगी। कम होगी तो उस अनुपात निकाल लिया मैंने 4 पाई आर जीरो, तो आर जीरो त्रिज्या के 4 वृत्तीय खंडों ने एक 2 पाई आर के बराबर क्या बना लिया, परिधि बना लिए। 4 सीधे खंड एल एल लंबाई के प्लस 4L, तो इससे फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई के 2 पाई इंटू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इंटू 2 पाई आर जीरो अपॉन 2 पाई आर जीरो प्लस 4L। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों अपन देख रहे हैं यहाँ पे आपेक्षिकता के सिद्धांत से या आपेक्षिकीय द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, E बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, E बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, या E बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी फोर होता है या नहीं। देखना आपेक्षिकता के सिद्धांत से E बराबर क्या होता है बच्चों, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, ये बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, इसके बराबर ही होता है बच्चों ई का मान। ठीक है, यानी ई बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इससे बच्चों अपन क्या करेंगे, ई का मान यहाँ पे अपन रखना चाहें तो इस स्थिति में ये देखिए के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो अपन ये मान है ये यहाँ पे, इसकी जगह मैं इस रूप में लिखना चाह रहा हूँ पी सी के रूप में। ठीक है ये ई का ही मान, ई का मान मैंने ये लिख दिया, अब इस रूप में लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ई का मान है तो मैं इसका दोनों तरफ वर्ग करूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखना क्या मिलेगा बच्चों, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर यानी के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने बच्चों, वर्ग कर दिया है। तो वर्ग किया तो के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी फोर। इसको खोलेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखना, के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, ये तो इससे क्रॉस एंड आउट हो गया। यहाँ से अपन ने k कॉमन ले लिया तो k इंटू 2m नॉट सी स्क्वायर बच गया, और इधर क्या बच गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही बचा बच्चों, यानी पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बच गया क्या, पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या बच गया देखना बच्चों यहाँ से, हाँ अपन ने k कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो क्या बचा k इंटू के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। क्लियर, इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। पी सी का मान निकालूंगा तो रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। पी सी बराबर क्या आ गया बच्चों, के इंटू के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब इससे बच्चों रेस ट्रैक की त्रिज्या की अपन बात करें बच्चों, तो रेस ट्रैक की त्रिज्या कितनी होगी इससे अपन क्या निकालें, रेस ट्रैक की त्रिज्या निकालें। तो रेस ट्रैक की त्रिज्या किसके बराबर होगी बच्चों, रेस ट्रैक की अपन ने जो त्रिज्या ली है, या अपन ने जो संवेग एम बी बराबर पहले क्या निकाला था, संवेग एम बी बराबर क्या होता है, पी ई आर जीरो के बराबर होता है। तो वहाँ से अपन निकालेंगे संवेग एम बी बराबर किसके बराबर होता है, ई वी आर जीरो के बराबर होता है।
संवेग का मान इससे पहले वाले मैंने आपको जो निकाले हैं एक्सीलरेटर निकलवाए, उनमें मैंने संवेग mv के रूप में आपको ज्ञात करवाया है। वहाँ से अपन इसका मान क्या रख देंगे, सीधा रख देंगे संवेग की फॉर्म में, p की फॉर्म में। इससे पहले बच्चों मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बताया था, उस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में मैंने आपको संवेग के रूप में निकलवाया था। संवेग p बराबर mb या mc के रूप में निकलवाया था मैंने आपको, वही निकलवाया था। कैसे निकलवाया था आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको ओमेगा बराबर v अपॉन आर या c अपॉन आर, v प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, तो c अपॉन आर किसके बराबर होगा, क्यू वी अपॉन एम के बराबर। चूंकि ओमेगा बराबर याद होगा आपको क्या था, ओमेगा बराबर c अपॉन आर बराबर क्यू वी अपॉन एम बताया था। ये क्यू वी यानी सीधा ही लिख दूँ मैं, ई वी अपॉन एम के बराबर, ठीक है। इससे बच्चों c अपॉन आर ओमेगा हो गया, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या निकाला था, यहाँ से r निकाल सकते हैं। एक तो r कितना है यहाँ पर, r0 है, r का मान कितना है यहाँ पर, r0 लिया है। तो एक तो किसका मान निकाल सकते हैं अपन, r0 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको याद होगा कि ये किसके बराबर आया था अपना, इससे mc का मान निकाला तो वो किसके बराबर था, m इंटू सी इक्वल टू ई वी r0 के बराबर, ठीक है। और mc क्या है बच्चों, संवेग होता है, नहीं द्रव्यमान गुना वेग संवेग होता है। तो p बराबर क्या आ गया, ई वी r0 आया था या नहीं आया था, p बराबर ई वी r0 आया था। तो इससे बच्चों अपन ने क्या निकाल लिया, p बराबर संवेग p बराबर कितना आ गया, ई वी r0। अब यहाँ से आप क्या निकालें बच्चों, pc निकालें ऊर्जा के रूप में। pc है अपनी ये ऊर्जा, ये pc कैसे अपन ने की, m0 यहाँ से अपन ने ये बराबर कर ली। और यदि नियत द्रव्यमान या भ्रम द्रव्यमान ऊर्जा क्या हो, इस गतिज ऊर्जा की तुलना में कम हो, बहुत कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगी, कुल ऊर्जा p स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर अपन मान सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों p इंटू सी के रूप में मैं निकालो, तो p इंटू सी बराबर क्या होगा, ई वी r0c, यही होगा पी सी बराबर ई वी r0 इंटू सी। ये समीकरण आपने कितना दे लिया है, उससे नेक्स्ट दे लेना, और ये नेक्स्ट। यहाँ से pc का मान ये आ रहा है, यहाँ से pc का मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इन दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इससे अपन लिख सकते हैं ई वी r0 इंटू सी बराबर रूट ऑफ k इंटू k प्लस 2m0 c स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ से आप b का मान निकालो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लें अपन, तो v बराबर क्या आ गया, रूट ऑफ k इंटू k प्लस 2m0 c स्क्वायर अपॉन ई वी r0 c। b बराबर यही मान आ गया, रूट ऑफ k इंटू k प्लस 2m0 c स्क्वायर अपॉन r0 c, ठीक है। ये किसका मान आ गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। और अपन इसकी आवृत्ति निकालें, तो आवृत्ति के लिए अपन ने क्या निकाला था बच्चों, चूंकि फ्रीक्वेंसी f बराबर क्या था अपन ने निकाला था उसमें v का मान आया था, आपको याद हो तो मैंने अभी समीकरण 2 या 3 लिखवाया था, उसमें b की जगह ये निकाल देंगे तो आवृत्ति आ जाएगी। क्या था आपके लिए आवृत्ति का मान, आवृत्ति थी आपकी f बराबर ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू k प्लस m0 c स्क्वायर इंटू 2 पाई r0 अपॉन 2 पाई r0 प्लस 4l, यही थी आवृत्ति। इस आवृत्ति में b का मान क्या रख लेंगे अपन, ये वाला मान उठा के, ठीक है। तो ये मान उठा के रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, किसकी, प्रोटॉन की आवृत्ति आ जाएगी। ये मान अपन इसमें उठा के रखेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है।
तो मान आप यहाँ से ये देखना ई वी की जगह रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2m0 c स्क्वायर ई वी इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई के इंटू 2 पाई के प्लस m0 c स्क्वायर इंटू 2 पाई r0 प्लस 2 पाई b की जगह मुझे क्या रखना है, रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2m0 c स्क्वायर अपॉन ई r0 अपॉन ई r0 c। ठीक है, तो ये v की जगह लिख दिया ई वी क्या आ गया अपना, ई वी सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ये वाला आ गया इंटू 2 पाई r0 अपॉन 2 पाई r0 प्लस 4l। यही बचा बच्चों। तो इससे बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इससे फ्रीक्वेंसी आप देखोगे, देखिए f बराबर ई रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2 पाई 2m0 c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन, देखना बच्चों ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और बच्चों ये c से एक c कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये r0 से r0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया, और ये e से e भी कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा देखना, रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2m0 c स्क्वायर इंटू सी इंटू इधर क्या 1 अपॉन 2 पाई r0 प्लस 4l। यही बचा। इधर क्या बचा बच्चों, k प्लस m0 c स्क्वायर। ठीक है, k प्लस m0 c स्क्वायर, ये क्या बच गई इसकी फ्रीक्वेंसी, c इंटू रूट ऑफ k इंटू के प्लस 2m0 c स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन k प्लस m0 c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 पाई r0 4 प्लस 4l। ये इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र v वो होता है रूट ऑफ k इंटू के प्लस 2m0 c स्क्वायर अपॉन ई r0 या नॉट c। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र और क्या हुआ, इसकी आवृत्ति का मान हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। इसके बाद बच्चों आपके जो एक्सीलरेटर बचे हैं वो है, एक है अभी वान डी ग्राफ त्वरित। देखिए क्या होता है वान डी ग्राफ त्वरित। वान डी ग्राफ एक्सीलरेटर या वान डी ग्राफ त्वरित, ये क्या है बच्चों, एक स्थिर वैद्युत त्वरित होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर है ये वान डी ग्राफ त्वरित। कैसा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर। अब इसमें वान डी ग्राफ में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वान डी ग्राफ त्वरित की परिभाषा की बात करें सबसे पहले। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक्सीलरेटर है,
इसमें सबसे पहले क्या बोल्टता का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है बच्चों, बोल्टता को जनरेट करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ऐसी युक्ति जिसमें सर्वप्रथम उच्च बोल्टता का उत्पादन करते हैं, फिर इस बोल्टता की सहायता से किसी भी आयन को उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, वान डी ग्राफ। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सर्वप्रथम उच्च वोल्टता का उत्पादन किया जाता है। उच्च वोल्टता का उत्पादन किया जाता है। फिर इस वोल्टता की सहायता से किसी कण या आयन को त्वरित किया जाता है। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, ये वाली युक्ति क्या कहलाती है, वान डी ग्राफ त्वरित्र कहलाती है। यानी इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सर्वप्रथम वोल्टता जनरेट करते हैं, उच्च वोल्टता जनरेट करते हैं, फिर इस वोल्टता से किसी भी आयन को उच्च ऊर्जा से क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। वान डी ग्राफ त्वरित्र का प्रिंसिपल क्या है। मैंने अभी बताया था आपको, वान डी ग्राफ त्वरित्र है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर है, यानी इसमें स्थिर वैद्युत की सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। वान डी ग्राफ त्वरित्र के अंदर स्थिर वैद्युत की सिद्धांत का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और स्थिर वैद्युतिकी के दो सिद्धांतों पर ये आधारित होता है। स्थिर वैद्युतिकी के दो सिद्धांतों पर वान डी ग्राफ त्वरित्र आधारित है। पहला है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी का जो पहला सिद्धांत है वो है आवेशित चालक के नुकीले सिरों के पृष्ठ पर आवेश घनत्व का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। आवेश घनत्व का मान नुकीले सिरों के पृष्ठ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये क्या है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल है। पहले यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सीलरेटर है, ये स्थिर वैद्युतिकी त्वरित्र भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर ही क्या है, आधारित है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल्स। ठीक है। और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल की बात करें, उनमें से पहला क्या है बच्चों, पहला है आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यानी आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर सिरों के पृष्ठ पर या नुकीले सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। इसके बाद अपन इसका दूसरा और है बच्चों, इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अनुसार यदि किसी आवेशित चालक गोले को या आवेशित चालक को किसी खोखले गोले से जोड़ दिया जाए, या यदि किसी आवेशित चालक को किसी खोखले गोले के आंतरिक भाग से आंतरिक दीवार से जोड़ दिया जाए, तो आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश खोखले गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। यदि किसी आवेशित चालक को या आवेशित चालक के आंतरिक भाग को किससे जोड़ दिया जाए,
खोखले गोले से जोड़ दिया जाए। यदि किसी आवेशित चालक को किसी खोखले गोले के आंतरिक भाग से या खोखले गोले से जोड़ दिया जाए या खोखले गोले के आंतरिक भाग से या आंतरिक दीवार से जोड़ दिया जाए तो फिर क्या करें अपन बच्चों इस स्थिति में? आवेशित चालक को कोई आवेश दे या आवेशित चालक का जो भी आवेश है उस स्थिति में आवेशित चालक का समस्त आवेश कहाँ स्थानांतरित हो जाता है बच्चों? खोखले गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। यह है बच्चों इसका सिद्धांत। ठीक है, अब इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि वो पढ़ेंगे अपन इसकी अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।